नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 के अंतर्गत कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में। आपके पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 में हमको पढ़ना है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, यानी कि समकालीन कलाकार। तो समकालीन कलाकारों की यदि हम बात करें तो इनकी बहुत ही लंबी सूची है, यानी कि बंगाल स्कूल से लेकर के अभी वर्तमान तक जितने भी कलाकार हैं वो सभी समकालीन कलाकार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम भी समकालीन कलाकार हैं और आप भी समकालीन कलाकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो चूँकि मैंने बात किया कि बंगाल स्कूल से लेकर अभी तक के जितने भी कलाकार हैं सभी को हम लोग कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यानी कि समकालीन कलाकार की श्रेणी में ही रखते हैं। तो जब समकालीन कलाकार की बात आती है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की बात आती है, तो सबसे पहले बात आती है बंगाल स्कूल की, बंगाल स्कूल शैली की। बंगाल स्कूल शैली के जितने भी कलाकार थे उन सभी को हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यानी कि समकालीन कलाकार। बंगाली स्कूल के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अवनींद्रनाथ, उनको ठाकुर भी कहा था, अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी और उन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम था नंदलाल बसु। नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। तो चूँकि समकालीन कलाकार की हम बात कर रहे हैं तो नंदलाल बसु जो है बिहार के एकमात्र आर्टिस्ट पहले कलाकार थे जिन्हें भी जो है समकालीन कलाकार का दर्जा दिया था। और उस समय वो बंगाल स्कूल से जुड़े हुए थे, बंगाल स्कूल के साथ, और बंगाल स्कूल के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ वो काम करते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नंदलाल बसु आपके मुंगेर जिले के थे। जी हाँ, मुंगेर जिले के थे वो। तो इसीलिए आज आपके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के पहले आर्टिस्ट में आपके मुंगेर जिले के खड़गपुर के नंदलाल बसु का मैंने चयन किया है, क्योंकि आप सभी का यूनिवर्सिटी भी मुंगेर यूनिवर्सिटी है और आप में से बहुत प्रशिक्षु हैं जो मुंगेर जिले से बिलोंग करते हैं, मुंगेर जिले से आते हैं। तो आपके जिले के, आपके घर के कलाकार हैं नंदलाल बसु, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नंदलाल बसु की जब बात करते हैं तो नंदलाल बसु का जो है जन्म जो है 3 दिसंबर 1882 को हुआ था, मुंगेर में हुआ था, मुंगेर के खड़गपुर जिले में। और इनकी मृत्यु जो है 16 अप्रैल 1966 को कलकत्ता में हुई। उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता था, अब तो शहर बदलकर कोलकाता कर दिया गया है, लेकिन उस समय इसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। नंदलाल बसु जो है बहुत काम किए थे, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा। जो आपका संविधान है, भारतीय संविधान को चित्रित करने का भी कार्य नंदलाल बसु के द्वारा ही किया गया। तो आप समझिए कितने महान कलाकार थे, आपके घर के कलाकार थे, आपके जिले के कलाकार थे, वहाँ कलाकार थे जहाँ से आपका यूनिवर्सिटी या मुंगेर यूनिवर्सिटी के मुंगेर जिले के कलाकार थे। तो इतने बड़े महान कलाकार की जीवनी को आज हम जानने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नंदलाल बसु ने संविधान को तो चित्रित किया ही, इसके साथ और भी क्या काम किए हम उनके जीवनी को देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले उनकी हम शुरुआत जन्म से करते हैं। उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर जिले में। मुंगेर जिला कहाँ? बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में, हवेली खड़गपुर। आप सभी को पता ही होगा जो मुंगेर जिले से बिलोंग करते हैं, मुंगेर जिले से आते हैं। मुंगेर जिले में एक जगह है हवेली खड़गपुर। हवेली खड़गपुर एक गांव है, उसी गांव में नंदलाल बसु का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1882 को। कला की जो पहली शिक्षा की बात करते हैं, आर्ट का जो पहला एजुकेशन था उन्हें अपनी माँ से मिला था। उनकी माँ तो कोई कलाकार नहीं थी, कोई कला शिक्षिका नहीं थी, लेकिन कला की जो पहली शिक्षा बोल सकते हैं, जो बेसिक एजुकेशन है, वो उनको माँ से इसलिए मिला क्योंकि उनकी माँ जो है एक कलाकार थी। यानी कि वो कहीं शिक्षण प्राप्त कर कलाकार नहीं बनी थी, वो एक ग्रामीण कलाकार थी।
वो क्या करती थी, अपने घर को सुंदर तरीके से आती थी, सुंदर कढ़ाई करती थी और तरह तरह की चीज़ें बनाती थी। तो वो घर में ही उनके एक समय कला का माहौल था और उनसे देखकर वो सीखते रहते थे। और हवेली खड़गपुर में कुम्हार भी हैं, आप सभी जानते होंगे। तो नंदलाल बसु को जब भी समय मिलता था वो अपने गांव के कुम्हारों के घर चले जाते थे, क्योंकि मिट्टी के सुंदर बर्तन और खिलौने उनका मन मोह लेता था। उनको क्या करते, घर में तो वो कला की शिक्षा प्राप्त करते ही अपनी माँ से, और उन्हें जब समय मिलता वो खेलने के लिए, आम बच्चे होते हैं खेलने के लिए बाग बगीचे में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, लेकिन नंदलाल बसु खेलने के लिए कहाँ जाते थे, कुम्हारों के घर जाते थे। कुम्हारों के घर क्यों आते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन खिलौने दिखते थे। तो वो उन चीज़ों को बहुत ही गौर से, बहुत ही बारीकी से देखते थे। जो मिट्टी के सुंदर बर्तन थे, जो खिलौने थे, उनका मन मोह लेता था। उन्हें भी सीखने की बहुत ललक रहती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि नंदलाल बसु के पहले कला गुरु तो उनकी माँ थी, और उसके बाद जब सेकंड की बात करें तो सेकंड में वो गांव के कुम्हार थे, जो कि मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाते थे। वो घंटों बैठ करके उन बर्तनों को देखते रहते, उन मूर्तियों को देखते रहते और उनसे सीखते रहते। कहा भी गया है कि कला की शिक्षा के लिए आपको किसी विद्यालय, महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपने आसपास के परिवेश से ही सीखते हैं। कलाकार जो है आप लोग के बीच से निकलते हैं, आपके परिवेश से ही वो सीखते रहते हैं। नंदलाल बसु भी उन्हीं में से थे, जो कि गांव के कुम्हारों की मिट्टी के बर्तनों से सीखते थे। लेकिन कहा भी आता है कि समय एक सा नहीं रहता, विकट परिस्थितियाँ भी इंसानों के जिंदगी में आती है, और परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि व्यक्ति संभल नहीं पाता उसे। और ये भी कहा गया है, जिस व्यक्ति के ज़िंदगी में, जिस व्यक्ति के लाइफ में जितनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, वही व्यक्ति उतना सफल होता है। नंदलाल बसु के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी। जब वो मात्र 8 वर्ष के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी माँ का साया जो है उनके बचपन में ही छोड़ कर चली गई। उनकी माँ जो है उनको बचपन में छोड़ कर चली गई। जब वो 8 वर्ष के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब जब माँ की मृत्यु हो जाती है तो नंदलाल बसु को जो है और भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। वो क्या करते हैं, स्कूल भी जाते थे, तो स्कूल जाने के दरमियान भी कॉपी में वो आड़े तिरछे लाइनें खींचते रहते हैं, यानी कि क्रॉस स्क्यू लाइनें बनाते रहते हैं। टीचर बोर्ड पर कुछ और पढ़ाते, वो अपनी कॉपी में रेखाएं खींचते रहते हैं। शायद उसका कई वजह था। एक तो उनकी माँ की मृत्यु का होना, इस सदमे से उबर नहीं पा रहे थे, और कला की जो उनके अंदर गुण था, जो कला सीखने का जो हुनर था, उसको निखारते रहे। परिणाम स्वरूप उनका जो है इंटर की परीक्षा में वे अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि वो फेल हो गए। वे 12th फेल हो गए। इंटर की परीक्षा में उनका जब रिजल्ट नहीं आया तो घर वालों ने उनका थक हार करके एडमिशन वाणिज्य कॉलेज में करा दिया। क्योंकि होता ही है, गांव में अक्सर होता है कि बच्चे को पहले +2 में साइंस रखा जाता है। एक ट्रेंड चलता है, एक फैशन चलता है कि बच्चे को हम क्या करेंगे, साइंस विषय देंगे। यदि मेरा खुद की बात करें तो भले ही मैंने कला की शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन मेरा भी +2 साइंस स्ट्रीम से ही रहा है। मैंने भी साइंस ही अपना +2 किया है, और साइंस में मैथ मेरा विषय रहा है। क्योंकि मैथ मेरा सबसे डरावना विषय था, लेकिन फिर भी मैंने मैथ से ही +2 किया। तो एक कह सकते हैं गांव में ऐसा माहौल रहता है कि जो मैथ से करेगा, जो साइंस से करेगा, उससे ज़्यादा एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, अलग वे में देखा जाता है। शायद ये वजह भी मेरे साथ भी रहा, और शायद नंदलाल बसु के साथ भी रहा होगा। उनको भी +2 में मैथ विषय मिल गया, उसको कर नहीं पाए और वो फेल हो गए। उसके बाद घर वालों ने उनका एडमिशन कॉमर्स कॉलेज में करा दिया, क्योंकि एक ट्रेंड चलता है कि बच्चे को पहले हम साइंस देंगे, साइंस में नहीं ठीक रहा तो कॉमर्स देंगे, अगर बस कुछ नहीं आता है तो उसे हम आर्ट्स दे देंगे। आर्ट्स को बस मान लिया गया है कि विषय बस पास होने के लिए ही है। उनका एडमिशन जो है कॉमर्स कॉलेज में करा तो दिया गया, लेकिन वे वहाँ भी असफल ही रहे। क्योंकि जिस बच्चे का मन कला में लगता हो, आर्ट में लगता हो, वो कैसे सफल हो सकता है।
वाणिज्य कॉलेज में भी वे असफल ही रहे, वहाँ से भी वो +2 नहीं कर पाए। तो घर वाले भी उनसे परेशान हो गए थे, अब क्या किया जाए। आप सभी को शायद पता नहीं होगा, हम बताते हैं, जो आर्ट कॉलेज होता है, जैसे कि पटना में जो आर्ट कॉलेज है, कलकत्ता में भी आर्ट कॉलेज होता है, उसमें जो है मैट्रिक के बाद यानी 10th के बाद ही एडमिशन होता है। ये नियम जो है 2012 तक था, लेकिन 2013 से नियम चेंज कर दिया गया। अब जो है वहाँ पर 10+2 के बाद नामांकन होता है, यानी कि +2 के बाद नामांकन होता है। लेकिन 2012 तक इंडिया में जितने भी कॉलेज थे, जितने भी आर्ट कॉलेज हैं, लगभग कॉलेजों में मैट्रिक के बाद ही एडमिशन होता था। यानी कि आप 10 का लिए, मैट्रिक का लिए, उसके बाद आप 5 साल का फाइन आर्ट का कोर्स कर सकते थे। इस 5 साल में आपका ग्रेजुएशन और +2 दोनों इंक्लूड था, यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का आपका +2, तो 5 साल का कोर्स होता था उस समय। चूँकि नंदलाल बोस तो 2 बार फेल हो चुके थे, तो घर वाले भी थक हार गए कि इन्हें अब हम पढ़ा नहीं सकते हैं, ये पढ़ नहीं सकते हैं। तो फिर उन्हें कहीं से मालूम चला, कहीं से पता चला पटना में आर्ट कॉलेज नहीं था, इसीलिए नंदलाल बसु को जो है अपनी पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता में एक स्कूल था जिसका नाम था स्कूल ऑफ आर्ट्स। वहाँ पर वो नामांकन के लिए गए। नामांकन के लिए वो एक सिफारिश पत्र भी लिख कर ले गए थे। उन्होंने किसी से सिफारिश करवाया था, किसी व्यक्ति ने उन्हें सिफारिश किया था कि ये पढ़ लिख नहीं सकते हैं, इनका एडमिशन, इनका नामांकन आर्ट कॉलेज में करा देना चाहिए, क्योंकि ये दिन भर केवल पेंटिंग बनाते रहते हैं, स्केच बनाते रहते हैं, ये बार बार फेल हो रहे हैं। इसीलिए किसी ने सिफारिश लिखा और सिफारिश पत्र लेकर के वो कहाँ गए, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में गए। और वहाँ पर जाने के साथ वो लेटर वहाँ के प्राचार्य को दिए। और चूँकि जब एक कलाकार जाता है तो कलाकार अपने साथ अपनी कुछ कलाकृतियों को भी लेकर जाता है। तो नंदलाल बोस ने अपने द्वारा निर्मित एक पेंटिंग भी साथ ले गए थे। जब वहाँ कलकत्ता के वो प्राचार्य के पास जाते हैं तो वहाँ पर अपने द्वारा निर्मित एक पेंटिंग भी वो प्राचार्य को देते हैं। जैसे ही प्राचार्य उस पेंटिंग को देखते हैं, उस चित्र को देखते हैं, तो वो भाप जाते हैं, वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये भविष्य में बहुत ही बड़े चित्रकार बनने वाले हैं। एक चित्रकार के गुण उनमें दिख जाता है, क्योंकि एक कहावत भी है, होनहार विद्वान के हो चिकने पात। तो वो चिकने पात को पहचान जाते हैं एक पेंटिंग देख कर कि ये भविष्य में बेहतर कलाकार बन सकते हैं, और उन्हें वो एडमिशन देते हैं, उन्हें नामांकन मिल जाता है। उन्हें नामांकन मिलता है कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट्स में। वहाँ पर नामांकन लेते हैं और वहाँ पर रह कर के वो अपनी कला साधना शुरू कर देते हैं, यानी कला सीखना वो शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सुप्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर से। वही अवनींद्रनाथ ठाकुर जो कि बंगाल स्कूल की स्थापना किए थे, बंगाल कला शैली की स्थापना किए थे, वही उनके गुरु भी बनते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य होते हैं नंदलाल बसु। जब उनकी कला शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ ही वहीं रहते हैं। और उन्होंने नंदलाल बसु ने ही अजंता की गुफाओं का परिभ्रमण करते हैं, घूमने जाते हैं और वहाँ पर चित्रों की प्रतिकृति भी बनाते हैं। अजंता में जितनी भी पेंटिंगें बनी हुई है उन सभी पेंटिंगों की प्रतिकृति बनाने का, डुप्लीकेट कॉपी बनाने का कार्य भी नंदलाल बसु के द्वारा ही किया जाता है। और अवनींद्रनाथ के द्वारा स्थापित संस्था ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट, नंदलाल बसु ने एक संस्था का स्थापना किया, एक स्कूल का स्थापना किया जिसका नाम दिए थे ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट। में वो प्रिंसिपल के पद पर भी रहे। समझिए कि जहाँ से वो, जिस महाविद्यालय से वो पढ़ाई किए, जो उनके गुरु रहे, जब गुरु अपना एक स्कूल खोलते हैं जिसका नाम देते हैं ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट, उसमें वो प्रिंसिपल का पद देते हैं नंदलाल बसु को। नंदलाल बसु जब वहाँ रहने लगते हैं तो वो सभी से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर सभी लोग आपस में एक जगह ही रहते हैं। सभी लोग आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं कि उनका सभी का रिलेशन रहता है। ये भी शायद आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर के
अवनींद्रनाथ टैगोर जो है भतीजा लगते हैं, उनमें चाचा भतीजा का रिश्ता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जब अपनी रचना लिखते हैं गीतांजलि, गीतांजलि आप सभी को पता होगा, गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो गीतांजलि के लिए जो चित्र बनाते हैं उन चित्र का निर्माण भी आपके नंदलाल बोस के द्वारा ही किया जाता है। गीतांजलि जब आप पढ़िएगा तो गीतांजलि में जितनी भी चित्रें बनाई गई, जितनी भी पेंटिंगें बनाई गई है, वो सभी नंदलाल बसु के द्वारा ही बनाई गई है। नंदलाल बसु के बारे में कहा जाता है कि वे अपने कार्य में इतना डूब जाते थे, इतना खो जाते थे कि उन्हें अपनी सूझ बूझ भी न रहती थी। वो अपने काम में, अपने पेंटिंग में इतना रम गए, इतना खो गए, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके सामने क्या हो रहा है, कौन सी घटना घटी या नहीं घटी। वो अपने चित्रों में खोए रहते थे। लेकिन जब वो चित्र रचना नहीं कर रहे होते थे तो खूब गपशप भी करते थे, यानी कि वो खूब बातचीत भी करते थे। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने में उनका बड़ा मन लगता था। उनका मन कहाँ लगता था, छोटे छोटे बच्चों से वो खेलते रहते थे। एक घटना है उनके जीवन की जो कि बहुत ही प्रेरक घटना है। कहा जाता है कि नंद बाबू के पास एक झोला था, एक थैला था, और जब वो सुबह घूमने निकलते थे तो झोला भी अपने साथ ले जाते थे। यानी कि जब वो मॉर्निंग वॉक को जाते थे, सुबह घूमने के लिए जाते थे, तो अपने साथ उस झोला को भी वो ले करके जाते थे। और उधर से लौटते समय उनका झोला पूरा भरा रहता था। झोला जाते थे झोला खाली लेकर के, और जब लौटते थे तो उनका झोला भरा रहता था। किन चीज़ों से भरा रहता था? उनके झोले में रहता था चिड़ियों के पंख, कोई फूल, पत्थर का टुकड़ा, पेड़ के पत्ते इत्यादि। जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी उससे वो अपने झोले में रख लेते थे। वो रास्ते में जा रहे हैं, उनको जो भी चीज़ अच्छा लगा, चाहे पत्थर हो, कोई फूल हो, कोई पेड़ का पत्ता हो, चिड़िया का पंख हो, जो उनको बेहतर लगा था, उनको अच्छा लगता था, उससे अपने झोले में वो रखते जाते थे। और वो झोले का वो नाम रखे थे, चूँकि वो बंगाल के थे तो बंगाल में रुपये को टका कहा जाता है। तो नंद बाबू कहते थे लाख टका झोले, यानी कि ये झोला जो है लाख रुपए का है, आमने लाख टका झोले, यानी कि यह जो मेरा झोला है या मेरा थैला जो है यह 1 लाख रुपए का है। इसमें इतना महंगा सामान है, इतना कॉस्टली सामान है कि इसका दाम 1 लाख रुपए वो आते थे। नंदलाल बसु चित्रकार तो थे, एक महान चित्रकार थे, साथ ही साथ एक आदर्श कला शिक्षक भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने और अपने विद्यार्थियों के मध्य दूरी लगभग नहीं के बराबर रखते थे। जो उनके विद्यार्थी होते थे और उनके बीच में दूरी कुछ नहीं होते थे, यानी कि जो बातें विद्यार्थी उनसे कहना चाहते थे आसानी से कह जाते थे, कोई उनके बीच ऐसा दूरी नहीं था। ऐसा होता भी है, जो भी कला अध्यापक होते हैं, जो भी कला शिक्षक होते हैं, उनके और उनके विद्यार्थियों के बीच में दूरी नहीं के बराबर होती है। यही कारण था कि वे एक लोकप्रिय कला शिक्षक भी रहे। वो तो एक महान कलाकार तो थे ही, और साथ ही साथ एक बहुत ही लोकप्रिय कला शिक्षक भी रहे हैं। वे अपने प्रत्येक विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको अपने हाथों से निर्मित कलाकृतियों से सम्मानित भी करते थे। जो भी उनके विद्यार्थी बहुत बेहतर प्रदर्शन करता या अच्छा क्लास में परफॉर्म करता या उनको पसंद आता, उनको अपने हाथों से निर्मित कलाकृतियों से वो सम्मानित भी करते थे। यानी कि वो उनका पोर्ट्रेट बना देते थे, उनका व्यक्ति चित्र बनाते थे, या फिर उनके लिए कोई पेंटिंग बना करके उन्हें सम्मानित भी करते थे। और अपेक्षा भी करते थे कि वे भी इस परंपरा को आगे निर्वाह करते रहे। यानी कि वो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा भी करते थे कि जो परंपरा का निर्वहन हम कर रहे हैं, मेरे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जो प्रशिक्षु हैं, वो भी इस परंपरा का निर्वाह आगे करते रहे। परंपरा क्या था? वो परंपरा ये था कि वो कभी भी अपने और अपने विद्यार्थियों के मध्य दूरी नहीं रखते थे। आप लोगों को भी यही करना होगा। जब आप टीचर बनेंगे तो आपको
अपने विद्यार्थियों के मध्य दूरी नहीं रखना है, यानी कि जो भी बच्चे चाहें आपसे बिना डरे बिना झिझके आसानी से पूछ सके, क्योंकि एक शिक्षक और एक टीचर और एक स्टूडेंट के मध्य दूरी नहीं रहता है, क्योंकि जो भी बातें होती है आपसे आपके बच्चे आसानी से पूछ सकें। ऐसा आपको अपने विद्यालय में माहौल बनाकर रखना होगा। और यदि आपके विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें आप सम्मानित भी कर सकते हैं। जो नहीं कि आप सम्मानित आप कलाकृति बनाकर ही करेंगे। यदि ये कलाकृति बना करते हैं तो और बेहतर है। यदि कलाकृति बनाकर नहीं करते हैं तो किसी भी चीज़ से सम्मानित कर सकते हैं। आप उन्हें छोटा सा एक कलम या पेंसिल भी दे सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है पुरस्कार तो बस एक पुरस्कार होता है, चाहे वो छोटा सा चीज़ क्यों ना हो। इससे बच्चों के अंदर एक मनोबल जागता है, एक मनोभाव क्रिएट होता है। उन्हें लगता है कि हम भी बेहतर काम करेंगे तो हमें भी सर के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये काम नंदलाल बसु करते थे और ये काम आप सभी को भी करना है, क्योंकि जब माहौल में जब क्लास के दरमियान आप ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, बच्चे कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो बच्चे को सिखाने के लिए आपको करना क्या है, उनके मध्य दूरी नहीं रखनी है और जहाँ तक संभव हो सके उन्हें पुरस्कृत करते रहना है। और चूँकि ये नंदलाल बसु करते थे और वो चाहते भी थे कि ये परंपरा को आगे भी निर्वहन किया जाए। क्योंकि उस समय आज़ादी का चल रहा था दौर, तो नंदलाल बसु जो है चित्रकार तो थे ही और चित्रकार के साथ साथ शिक्षक भी थे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया। क्योंकि नंदलाल बसु गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने कोची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया। कोची यानी कि कोची नहीं होता ब्रश के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया। एक चित्रकार के हाथ में क्या होता है, ब्रश होता है, सामने कैनवास होता है, उसको पेंटिंग करता है। लेकिन जब जरूरत महसूस होती है तो वही हाथ तिरंगा भी हाथ में लेते हैं, यानी कि आज़ादी के लड़ाई में भी वो बहुत योगदान दिए। और जरूरत पड़ने पर अनेकों बार कांग्रेस के अधिवेशन के लिए मंच और पंडाल की साज सज्जा में भी योगदान दिया। जब आप कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ते होंगे तो उसमें जो मंच बनता था, तो उस मंच को सजाने का कार्य, उसको पेंटिंग बनाने का कार्य नंदलाल बसु के द्वारा किया जाता था। जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन हुए हैं या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जितनी भी पेंटिंगें बनाई गई, उन सब पेंटिंगों का निर्माण, अधिकतर पेंटिंगों का निर्माण नंदलाल बसु और उनके शिष्यों के द्वारा ही संपादित किया जाता था। नंदलाल बसु को जो है शांति निकेतन में बाबू मोसाई के नाम से जाना जाता था। बाबू मोसाई जो है, बाबू मोसाई के नाम से नंदलाल बसु को जाना जाता था शांति निकेतन में। शांति निकेतन में एक शब्द बहुत ही प्रसिद्ध था और वो शब्द था त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति यानी कि नंदलाल बसु, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज। ये वो तीन व्यक्ति थे जिन्हें कहा जाता था कि ये शांति निकेतन की त्रिमूर्ति हैं, यानी कि तीन मूर्ति हैं, तीन स्तंभ हैं। यदि ये तीन स्तंभ नहीं रहेंगे तो शायद शांति निकेतन खड़ा नहीं रह सकता है। क्योंकि शांति निकेतन की स्थापना तो आप सभी को पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो एक स्तंभ तो वो थे और बाकी जो तीन स्तंभ थे वो थे नंदलाल बसु, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज। राम किंकर बैज एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। समकालीन कला के अंतर्गत, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के अंतर्गत हम राम किंकर बैज के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे। हम यहाँ उनके बारे में बताते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी पहले ऐसे कलाकार थे जो ब्लाइंड थे, यानी कि अंधे थे। अंधे होने के बाद भी वो चित्र की रचना करते थे। तो ये तीन त्रिमूर्ति थे शांति निकेतन के। शांति निकेतन के त्रिमूर्ति थे नंदलाल बसु, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज। इन दोनों के बारे में भी हम समकालीन कला के कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के अंतर्गत हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नंदलाल बसु की जो है मृत्यु 16 अप्रैल 1966 को 84 वर्ष की आयु में शांति निकेतन में हुई। 16 अप्रैल को जब उनकी मृत्यु हुई थी कलकत्ता में, कलकत्ता के शांति निकेतन में इनकी मृत्यु हुई थी।
नंदलाल बसु की। नंदलाल बसु की जो है जीवन ज्योति आज इस संसार से लुप्त हो गई है, पर वे भारतीय कला को एक ऐसी ज्योति दे गए जो सदा उसका पथ प्रदर्शित करती रहेगी। वो भारतीय कला को एक ऐसी ज्योति दे गए हैं, एक ऐसी रोशनी दे गए हैं जो सदा कला का पथ प्रदर्शित करती रहती है और हमेशा उनको याद करती रहती है। तो इस वीडियो में हमने कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो कि बिहार के मुंगेर जिले से ताल्लुक़ रखते थे उनके बारे में हमने आज के वीडियो में जाना। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत ये पहला वीडियो था। हम इसके अंतर्गत 10 कलाकार के बारे में पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के नाम 10 कलाकारों के बारे में हम एक एक करके आपको लाते रहेंगे। ये पहला वीडियो था जिसमें हमने जाना बिहार के कलाकार का। बाकी भारत के अलग अलग कोने के जो कलाकार थे जो शांति निकेतन से जुड़े हुए थे, और उसके बाद आगे भी बहुत से कलाकार हुए, कुछ महिला कलाकार भी हुई। हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।